नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में छिपकर रहने वाले गद्दारों की एक चेन सी अब सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के मिलने वाले इनपुट पर हरियाणा और पंजाब की खुफिया एजेंसियां पुलिस, साइबर पुलिस सक्रिय हुई तो नतीजा निकला कि 12 दिनों में दोनों राज्यों से तकरीबन 8 जासूसों की गिरफ्तारी हो गई है। ये जासूस पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों तक आईएसआई के इशारे पर भारत के सैन्य क्षेत्र और पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल समेत अन्य ठिकानों की तस्वीरें और जानकारी पहुंचा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जासूसों की करतूत सिर्फ सूचनाएं लीक करने तक सीमित नहीं मिली, जबकि आईएसआई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुकात भी मिले हैं। ये वो 8 लोग हैं जिन्होंने अपने ही देश से गद्दारी की है और पाकिस्तान से यारी लगाना अब इन लोगों को काफी महंगा पड़ चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, कई सवाल यहां पर हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है, क्या सचमुच इनके पास किसी तरह की कोई महत्वपूर्ण जानकारी, क्या अभी भी देश में गद्दार मौजूद हैं? क्योंकि कैसे पकड़ में ये जासूस आए हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। अब आपको बता दें कि इतने साल तक कैसे जकड़ के बाहर थे गद्दार, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ लापरवाही हुई है देश के अंदर, जिसकी वजह से ये जासूसों का जो जालसाज है वो लगातार बढ़ रहा था। सवाल ये कि भारत की सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं है, क्या सचमुच इनके पास किसी तरह की कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो पाकिस्तान आईएसआई एजेंट को दी जा रही थी? अब ऐसे में सवाल कई हैं जिसको लेकर जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हरियाणा के हिसार से होती है। जब ये पूरा मामला आगे बढ़ता है तो उस दौरान यहां पर शहजाद नाम के शख्स की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद किसी अरमान नाम के शख्स की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच पड़ताल की जा रही है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एनआईए की तरफ से, स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से कई गद्दार सामने आ रहे हैं जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। अब ऐसे में दानिश से कनेक्शन यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन दानिश आईएसआई एजेंट है, वो है कौन? पहले ये जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। दरअसल एहसान उल रहीम के नाम से भी जाना जाता है ये दानिश, जहां दानिश को आईएसआई का एजेंट बताया जाता है। दिल्ली में पाकिस्तान राजनायिक के तौर पर यह तैनात था। दानिश जासूसी के लिए भारत में नेटवर्क चला रहा था, जासूसों के जरिए खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश ये दानिश कर रहा था। हालांकि अभी तक कितनी बड़ी सफलता खुद इस दानिश को मिली है, नहीं मिली, इस बार में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन इस बीच ज्योति रानी का नाम सामने आया, जो कि पेशा उनका ट्रैवल ब्लॉगर था। गिरफ्तारी हिसार से हुई है। खुलासा क्या हुआ? जहां 2023 में शूटिंग के लिए पाकिस्तान गई, पाक एम्बेसी के कहने पर आईएसआई अफसर से मुलाकात की। भारतीय सेना की जानकारी भेजा करती थी पाकिस्तान में। सोचिए कितना खौफनाक ये मंजर, जहां देश के साथ गद्दारी कर कैसे ली, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। ये सवाल अब ज्योति से पूछा जा रहा है। हालांकि कई ऐसे बड़े खुलासे हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए होंगे और उसका इंतजार रहेगा कि वो कौन कौन सी बड़ी चीज और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान का उच्च आयुक्त था दानिश, उसके लिए ये सब काम करते थे। हालांकि कई एंगल ये भी सामने आए हैं जहां पर दानिश और ज्योति का मल्होत्रा का किसी तरह के लव अफेयर चल रहा था, जिसमें जो वीडियो सामने देखे जा रहे हैं उस वीडियो के आधार पर यह भी कहा जा रहा है जो दानिश की बीवी है वो इस्लाम धर्म से ही ताल्लुकात रखती है और वो ब्रेन वॉश करने का काम ज्योति का करती थी। वो ज्योति को बकायदा ये बात बताती थी कि अगर वो दानिश को पसंद करती है, दानिश को किसी भी तरह से शादी करना चाहती है, तो इस्लाम धर्म में 4 शादी कर सकते हैं, तो दानिश से शादी कर सकती है। अब सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब जानेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही एनपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। अनुराग शुक्ला जी, शुरुआत में सर आपसे करूंगी, चूंकि देखिए अब देश के अलग अलग हिस्सों से कई गद्दार हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पहले भी यही कहा जा रहा था और अब भी वही सवाल उठ रहा है कि देश के दुश्मनों से तो हम लड़ लेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, टर्की हो, कितने भी यहाँ पर दुश्मन हो, उनसे लड़ लिया जाएगा। लेकिन सर जो देश के गद्दार देश के घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए? और सोचिए कितने लंबे समय से ये नेक्सस चल रहा था। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं बिल्कुल एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है और इसके लिए देश की पूरी ताकत लगानी पड़ेगी इन आतंकवादियों को जो कि छुपे हुए हैं और स्पाई का काम करते हैं इनको पकड़ने के लिए। अगर आप देखें तो जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो उससे ठीक पहले बहुत सारे पाकिस्तानियों को उनको देश वापस भेजा गया था, तो उसमें से कुछ कुछ ऐसी
स्थिति सामने आई थी जहां पे कि जी लगभग 20-20 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो एक तरह से उन्होंने अपना सिस्टम पूरा सेट कर रखा है। 20 साल से यहाँ पे बैठे हैं, 25 साल से यहाँ पे बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग हमारे लिए तो नहीं, वो उसके लिए ही काम कर रहे थे। तो एक नेटवर्क बना हुआ है। और ये जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त में बीच में जो बैठे रहते हैं, इनका एक मकसद ही होता है कि इस तरह का एपिसोड चलाया जाए, और समय समय पे ये पकड़े भी जाते रहे हैं, समय समय पे इनको अपने देश वापस भी भेजा गया है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखें तो बहुत बार पाकिस्तान उच्चायोग से बहुत सारे नागरिकों को इनको वापस भेजा गया है। तो ये बहुत बड़ा जंजाल है, और इसको पकड़ने के लिए हमें अपने देश की तरफ से पूरी मुहिम उठानी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर एक बार कहा करते थे कि हमें 2.5 फ्रंट पे लड़ना है, तो ये जो जी 0.5 फ्रंट था, यही एक पॉइंट बिल्कुल। फाइव है जो देश के अंदर घुसे हुए हैं लोग, और इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। और हमारे देश का नेटवर्क काम कर रहा है उसके लिए, और मैं पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे ये सारे के सारे गद्दार सामने आएंगे। जी निश्चित तौर पर। और देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से जो गद्दार हैं देश के, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, अब वो धीरे धीरे यहाँ पर सामने आ रहा है। और माना तो यही जा रहा है सर कि अभी और भी शायद गिरफ्तारी होंगी इस पूरे मामले पर, देखिएगा। ऐसे में कर्नल टीपी त्यागी जी, सर मैं आपके पास आते हुए, आपसे तो हम हमें अमूमन तौर पर चर्चा करते हैं कि आतंकवादियों को लेकर स्लीपर सेल किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सर जो देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं ये भी तो स्लीपर सेल वाली ही भूमिका निभा रहे हैं। जो भारत की जो खुफिया जानकारी है, जिसको कम से कम घर के अंदर रखना चाहिए, वो पाकिस्तान दुश्मन देश को बताया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बिल्कुल ठीक कहा कर्नल अनुराग जी ने। ये जो है ये स्लीपर सेल से भी ज्यादा खतरनाक है। जी इन्हें भी स्लीपर सेल ही माना जा सकता है, क्योंकि स्लीपर सेल आतंकियों की मदद करते हैं, और यह आतंकी पाकिस्तान की आईएसआई की मदद करते हैं, ये पाकिस्तान की आईएसआई की मदद कर रहे हैं। जी अब तक हमारे देश में ऐसा होता रहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर हम ऐसे लोगों को भी सहन करते रहे, माफ करते रहे, जो यहाँ बैठकर ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, हिंदुस्तान की फौज बिल्कुल। जो है वो पाकिस्तान के आतंकियों से गठजोड़ है। हिंदुस्तान में अगर चाइना की हुकूमत आ जाए तो वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, या हिंदुस्तान की आर्मी तवांग में चाइना से पिट के आ गई। ये यहीं के बड़े नेताओं के बयान है। ये नेताओं के बयानों से ताकत मिलती है, न केवल स्लीपर सेल को बल्कि आतंकियों को भी, उनका मनोबल बढ़ता है। कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब 2 पॉइंट सामने आए हैं जिससे ये उम्मीद लगी है कि अब इन लोगों को जो यहाँ की खबर वहां देते हैं, इन पर शिकंजा कसेगा। पहला तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ होम में एक मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया है, MAC। इस MAC में जो सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, यानी कि CISF, CRPF, BSF, SSB, ITBP, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जैसे IB, ED, CICD, CBI, इन सबको एक लाया गया है, ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जा सके और दिया जा सके। ये काम करना शुरू कर दिया है या गठन हो गया है। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बात क्लियर कर दी है, और वो केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अब एवरी एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और एक्ट ऑफ टेरर को डिफाइन करते टाइम जो सैबोटेज या सीज फायर वगैरह तो नहीं है, मगर ये कह दिया गया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि यूपा, मींस कि यूपा के अंदर जितने अपराध वर्गीकृत किए गए हैं, इनमें से किसी भी अपराध में कोई लिप्त पाया गया तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी कि उसे वार क्रिमिनल माना जाएगा। लिहाजा अब इनके ऊपर एक लगाम लगेगी। एक बहुत भारी नुकसान ये लोग पहुंचा चुके हैं। कल्पना कीजिए 12 दिन में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे जासूसों का पकड़ा जाना, और ये दानिश जो यहाँ बैठ के ये रच रहा था पूरी की पूरी कहानी, जिसमें ये ज्योति भी शामिल थी, और जो कई बार पाकिस्तान गई, चाइना गई, जाने कहाँ कहाँ घूमी, उसके साथ में इंडोनेशिया भी गई। ये चरित्रहीन औरतें, अब इनके बारे में एक्शन इनके बारे में लिया जाएगा, इनसे जानकारी मिलेगी, और मैं समझता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन हिंदुस्तान की अब वो तस्वीर पेश नहीं की जाएगी कि साहब हम तो संयम से काम लेते हैं,
धैर्य से काम लेती हैं। अब तो बता दिया गया है, गोली का जवाब भी गोले से मिलेगा, लिहाजा इन जासूसों के साथ भी अब कोई किस्म का रहम या अभिव्यक्ति की आजादी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत और कई महत्वपूर्ण बातों का भी आपने जिक्र किया। और ऐसे में देखिए 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, निश्चित तौर पर वो नहीं होना चाहिए था। आतंकियों ने जो कायराना हरकत को अंजाम दिया था वो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए उसके बाद एक से एक बड़े खुलासे हुए जिसके बारे में शायद देश को भी नहीं पता था, और लगातार कोशिश ये की जाती कि एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। लेकिन उससे पहले एनपी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी। सर देखिए कार्रवाई हो रही है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एनआईए की तरफ से भी, स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी। तमाम ऐसे जो गद्दार हैं उनकी जो फेहरिस्त है वो लिस्ट बढ़ रही है। अभी 8 सामने आए, लेकिन 8 के बाद ये आंकड़ा और बढ़ेगा। लेकिन सर मैं पहले का मामला समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। ये लंबे समय से गद्दार हमारे ही देश में रह के हमारी ही गद्दारी कर रहे थे, खुफिया जो चीजें हैं वो बाहर दुश्मन देश को पहुंचा रहे थे, स्थानीय पुलिस प्रशासन को पता तक नहीं चला। जी रितु जी, देखिए बहुत ही अहम मुद्दा है, और हमारा देश जो है, हमारे देश का इतिहास गवाह है कि हमारे देश में अपनी देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए अगर मरने वाले, अपना त्याग देने वाले, बलिदान देने वालों की कमी नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। जो आतंकवादी घटना हुई है पहलगाम में 22 अप्रैल को, कहीं ना कहीं देखिए इसमें भी जो गद्दार थे, जो कहीं ना कहीं उन्हें मदद करने वाले थे, वो हमारे अंदर के भी लोग थे। और उस दिन के बाद से जो सर चली हैं, जिस तरह से लोगों को निकाला गया है, देखिए पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो आंतरिक सुरक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। क्योंकि अगर 10, 15, 20 साल पहले आप जाएं तो कहीं ना कहीं लगातार बम विस्फोट, ट्रेन में विस्फोट, कहीं सरोजनी नगर में तो कहीं ट्रेन में, हर तरह की घटनाएं होती रहती थी। बहुत कुछ कंट्रोल किया गया है, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद के प्रति भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसी तरह से ये सब उसका हिस्सा हैं। जो भी गद्दार हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं आपके सभी दर्शकों को कि इस समय भारत का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हमारी विभिन्न एजेंसियां, वो हर एक कम्युनिकेशन पर, वो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उस पर बहुत कड़ी नजर है। और कोई भी अगर देश के खिलाफ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर अपने प्रतिद्वंदी देश को भेजेगा और देश से गद्दारी करेगा, तो उसे किसी हद तक भी छोड़ा नहीं जाएगा। वो सब, अब कोई भी अगर सोच रहा है तो क्या अंजाम होगा वो अब समय बताएगा, लेकिन सबके खिलाफ अब टाइम आ गया है कि उन्हें जड़ से मिटा दिया जाए। और सरकार, सभी एजेंसियां बिल्कुल मिलजुल कर इस पर काम कर रही हैं। आप देखेंगे कि जो कहीं जो भी आप कह रहे हैं कि चूक हुई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई है, कुछ फ्लॉस रह गए हैं जिनका फायदा उठाया गया है, खासकर इस सोशल मीडिया के दौर में। और अब हर चीज पर, चाहे कोई भी माध्यम हो सोशल मीडिया का, उस पर पूरी नजर है और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वो चाहे हमारे जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, जिस तरह से हमने बाहर जाकर आतंकवादियों पर पूरा प्रहार किया है, वहां जड़ से मिटाना है, तो जाहिर है कोई भी जो यहाँ पनाह देने की कोशिश करेगा, मदद करेगा। और इस तरह से चाहे वो कोई ज्योति हो, मुर्तजा हो, अरमान हो, शहजाद हो, देवेंद्र हो, नोमान हो, कोई भी हो, इस तरह का जो भी हमारे देश के खिलाफ गद्दारी करेगा, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। और भूल जाएगा कोई भी अब से गद्दारी करने का, क्योंकि हमारे देश के लिए बलिदान देने वालों की कमी नहीं रही है, सभी कमिटेड हैं। लेकिन ये जो 1-2 मोल रह जाते हैं, इनका भी नाश होना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे में मेजर मोहम्मद अली शाह जी आपके पास आते हुए, जिस तरह से सर कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक उसी तरह देश के गद्दार का भी कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो फिर ज्योति मल्होत्रा निकल जाए या शहजाद निकल जाए या फिर अरमान ही क्यों ना निकल जाए। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ये भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा की भी किसी तरह की संलिप्तता 22 अप्रैल को हुए आतंकी पहलगाम हमले पर हो सकती है। इस पर आपका क्या कहना? जी ऋतु जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब 2 मुल्क लड़ते हैं, जब ये हालात इतने बिगड़ चुके थे अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तब जब 2 मुल्क लड़ते हैं तो उनकी सेनाएं केवल लड़ती नहीं सरहद पे, 2 मुल्क एकजुट होकर सब लोग, हर एक इंसान आके मिल जाता है और लड़ते हैं। किसने कह दिया कि जो सरहद पे बैठा है फौजी अपनी जान गंवाने के लिए या अपनी जान या दूसरों की जान देने के लिए वही दुश्मन है आपस में?
किसने कह दिया कि नहीं बिल्कुल। वो सरहद पे जाएगा मरने के लिए, फौजी दूर दराज इलाके में बर्फ की चट्टानों में परिवार से दूर, लेकिन अंदर बैठकर लोग कवाली भी गाएंगे, इनके साथ में कबाब भी खाएंगे, जी। क्रिकेट मैच भी खेलेंगे, पंजाबी और ये पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है वहां से खास तौर से जो कलाकार हैं वो वहां के आके यहाँ पे नाटक भी करेंगे और हम मिलकर हाथ मिला के खिल्ली उड़ाएंगे। किसने कह दिया ये बात? तो हमको ये बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन देश है। लेट्स एक्सेप्ट इट। ये बात सबको बहुत क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको राष्ट्र के सेंटिमेंट्स, भावनाएं, जो लोगों की भावनाएं उनकी कदर करनी चाहिए। लोग कहते हैं हम गए पाकिस्तान वीजा लगाकर, कोई भी हो, और ऐसे ऐसे शर्मनाक बयानात लोगों ने दे रखे हैं कि भाई मैं दुनिया देखी है मैंने, लेकिन लाहौर में जो यहाँ पे मेहमान नवाजी होती, मान लिया मेहमान नवाजी तो होती होगी, आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप समझ लिए ये बात, आप देश के जो जनता है उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम जैसा फौजी जो सरहद पे बैठा होगा, जो दूर दराज इलाकों में बैठा होगा अपने परिवार से दूर, बर्फीली चट्टानों में, जो वहां पे बर्फ पे बैठा होगा, वो जब सोचेगा दिखेगा कि हमारी बाकी देश की जनता को तो वीजा मिल रहे हैं पाकिस्तान जाने के, आने के, वहां पे शूटिंग भी हो रही है, वहां पर कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहे हैं, बैठे कवाली भी गा रहे हैं, बैठे क्रिकेट मैच भी हो रहा है, उनके दिल में क्या गुजरेगी आप सोचिए। मेरी बहस हो रही थी अभी कुछ दिन पहले किसी एक से, उन्होंने कहा नहीं जो कलाकार हैं वो क्या वो उग्रवादी हैं, उनको तो आना चाहिए। मैंने कहा यार उग्रवादी हैं कि नहीं है उनसे मेरे को मतलब नहीं है, मगर आप सोचो जो हमारे देश का जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देता है आपकी सरहदों पे आपको बचाने के लिए, जब वो दिखेगा कि आप लोग तो बैठ के यहाँ पे खिल्लियां उड़ा रहे हो, यहाँ पे उनके साथ वो दुश्मन नहीं है, तो उसके दिल में क्या गुजरेगी। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर कि वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सिंपल। मैं कोई दुश्मनी या कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहा हूं, ये बात किसी को इसके बारे में शक नहीं होना चाहिए। अब आप एक्सचेंज प्रोग्राम भी करना चाह रहे हैं, आप उनके वहां पर उनके मुल्क में भी जाना चाह रहे हैं, उनको दावत भी दे रहे हैं। केवल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उनको राइट होना चाहिए कि टू डील विद देम, गुफ्तगू कम्युनिकेशन जो चैनल है वो करें, ठीक है, उनको पता है क्योंकि सरकार को पता है बखूबी अपना काम। बाकी जो सिविल जनता है, हमारे यार ताजुब होता है मेरे को, शादियां भी हो रही है वहां पे, कमाल की बात है। ये लोग इंटरकास्ट मैरिज करने में इतनी आफत हो जाती है, ये गलत बात है, लेकिन ऑनर किलिंग हो जाती है इंटरकास्ट मैरिज पे। आप उस एक अभी कुछ एक महीनों पहले आपको याद होगा, एक बंदा, मैं टीपी थेरेपी की साकिब साहब के साथ पैनल में था, सर एक बंदा, लोग प्यार में तो हदें पार कर देते हैं, ये बंदा सरहद पार करके भाग गया पाकिस्तान और वहां पे अरेस्ट भी हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने कहा था हो सकता है कि पता नहीं क्या कोई जासूस हो या कोई हनी ट्रैप का कोई केस हो, ये यू रिमेंबर दैट सर। तो ऐसे लोग जो, भाई मैं नहीं कह रहा कि वो उग्रवादी है या जासूस है या क्या है, बट लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। जिसको भी +92 के नंबर से या मैसेज या कॉल आती है, फट से पहले तो ब्लॉक करें उसको और उसके बाद रिपोर्ट करें नंबर को कि भाई ऐसे तो ये आ रही है। हम लोग तो पहले शुरुआत में ठीक है पाकिस्तानी पत्रकार को लेकर आते थे, फिर एक एडवाइजरी जारी हुई सरकार की तरफ से कि भाई पाकिस्तान के पत्रकार को मत ले। मेरा तो ऐसा मानना है कि कोई संपर्क वहां से होना नहीं चाहिए, ना वहां से यहाँ, ना यहाँ से वहां, ना सॉरी नो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। वो बात काफी पीछे हो चुकी है, हमने सब कुछ करके देख लिया पाकिस्तान। बिल्कुल, अगर पड़ोसी देश पड़ोसी की भूमिका निभा रहा है तब तक तो चीजें ठीक हैं, लेकिन पड़ोसी देश अगर अपना देश अपनी औकात दिखा रहा है, अपनी हैसियत बता रहा है कि वो किस लेवल तक नीचे गिर सकता है, तो फिर दुश्मनी बिल्कुल अलग तरीके की होनी चाहिए जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लौटूंगी सर मैं आपके पास, अनुराग शुक्ला जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ज्योति मल्होत्रा के परिजनों का कहना है कि भाई जबरदस्ती फंसाने का काम किया जा रहा है,
लेकिन सर आप खुद सोचिए कि मामूली सी ट्रैवल ब्लॉगर है ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के हिसार से उसकी गिरफ्तारी हुई, हरियाणा के एक छोटे से गांव में वो रहती है, लेकिन कभी भी वो हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर भारत देश के अलग अलग दिग्गज या मुख्यमंत्री या फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान जाती है, नवाज शरीफ से मिलती है, नवाज शरीफ की बेटी से मिलती है, वहां तमाम जो सियासतदान हैं उनसे मुलाकात हो जाती है। तो किस आधार पर हम ये कह दें कि जो शक जताया जा रहा है वो गलत साबित होगा? नहीं, ये थोड़ा जो स्पाई का इशू होता है ना, बड़ा ट्रिकी होता है। इसके अंदर सबूत जुटाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत सीक्रेट काम किया जाता है और इसके सारे तार जो होते हैं इसको काटा जाता है हमेशा। कोई भी डिजिटल और एविडेंस किसी तरह का मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ज़्यादा तेज हैं, उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जो स्पाई का काम कर रहे हैं किसी की तरह छुप के, मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे वो सब पकड़े जाएंगे धीरे धीरे। और हमारी न्याय व्यवस्था भी इतनी मजबूत है कि वो इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। और जो पहला रिएक्शन होता है हर किसी का, सिमिलरली वही हुआ है कि हमें कुछ नहीं पता, हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, वो पहली बार हमेशा ऐसे ही किया जाता है। लेकिन ये सबूत जो होंगे आप देखेंगे कि ये ना पब्लिक डोमेन में नॉर्मली आते नहीं है, ये सब सबूत पब्लिक को नहीं बताए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां छुपी होती हैं। तो आप विश्वास रखिए, हमारी सुरक्षा एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया और करती रहेंगी, और आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग बाहर आएंगे। जी टीपी त्यागी जी, सिर्फ अगर ज्योति मल्होत्रा के केस को अगर हम हाईलाइट करें सर, तो देखिए इसमें जो जानकारी अब तक सामने आई कि पाकिस्तान वो कई दफा जा चुकी हैं और बहुत इजीली वीजा मिल जाता है। पाकिस्तान के साथ साथ वो चीन भी जा चुकी है और बहुत इजीली वीजा मिल गया और वीवीआईपी ट्रीटमेंट ज्योति मल्होत्रा को दिया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन में भी। साथ ही वो पहलगाम में भी गई थी और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को आतंकी हमला वहां पर हुआ था, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। लद्दाख भी गई, पेंगोंग भी गई, लेह भी गई। ये वो इलाके हैं सर जो कि बेहद संवेदनशील हैं, जहां पर आर्मी फोर्सेस हमारी पूरी तरह से एक्शन मोड में रहती है, और इन संवेदनशील इलाकों में ज्योति मल्होत्रा का होना निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जो उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ज्योति की बहुत बड़ी संलिप्तता है। जी, लद्दाख गई, पेंगोंग गई, इंडोनेशिया गई, चाइना गई, पाकिस्तान गई, 58 गज के मकान में रहने वाली ये लड़की इतना कुछ कर रही है, और उसके बाद जब ये मामला चलेगा तो हमारी अदालतें इसे 12 साल तक लटकाए रखेंगी और बाद में शायद सबूत ना मिलने के आधार पर इसको छोड़ देंगी। सर, मैं ये कहता हूँ कि ये मामला देश की सिक्योरिटी से जुड़ा है, और देश की सिक्योरिटी को केवल सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी पर नहीं छोड़ा जा सकता। इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये कहती हैं कि हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है उसका भी पता लगा लेती हैं, वो क्यों नहीं पता लगा पाई कि कारगिल में आके दुश्मन बैठ गया? वो क्यों नहीं पता लगा पाई कि गलवान में चाइना ने ये एक्शन कर दिया? तो इसको छोड़िए कि इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छी है और सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। आवश्यकता ये है कि आप और हम, यानी कि जो लोग हैं, वो ऐसे लोगों का सामूहिक सार्वजनिक बहिष्कार करें। इसलिए क्योंकि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है ये हम ज्यादा अच्छा जानते हैं, और जो संदिग्ध व्यक्ति है, मान लीजिए 4 लोग मोहल्ले के इकट्ठे होके जब वो सड़क पे गुजरे उसकी तरफ देख के थूक दें। अब जो थूकना है ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन ये ऐसा सामाजिक बहिष्कार है कि 4 दिन तक मुझे नींद नहीं आएगी। निश्चित तौर पर सर देखिए, एक फिल्म लक्ष्य थी, उसमें ओमपुरी का डायलॉग था जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, जिसमें ओमपुरी ऋतिक रोशन को ये कहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान हार जाए तो वो लौटकर जरूर आता है, लेकिन अगर युद्ध यहाँ पर जीत भी रहे हो तो यहाँ पर निश्चिंत नहीं बैठना है। हमारी इंटेलिजेंस टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है, वो अभी बेफिक्र होकर नहीं बैठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान किस तरह से रहकर लौटकर यहाँ पर सामने आ रहा है वो लगातार पूरा विश्व देख रहा है। बहरहाल सर, समय की मेरे पास कमी है, चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।